खुशामदीद। रात के 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त में आसिफ रशीद। हफ्ते का दिन है और आज सबसे बड़ी खबर दारुल-हुकूमत दिल्ली से है, लेकिन इससे पहले मकामी और कौमी खबरों की तरफ मैं आऊं। शुरुआत जरा हज 2025 के हवाले से एक ताज़ा तरीन खबर के साथ करेंगे। सऊदी अरब ने दरअसल हज 2025 के लिए जहां तैयारियां इस वक्त उरूज पर हैं, एक फैसला इस दौरान लिया गया है ममलिकत की जानिब से, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर कवानीन में अहम तरीन तब्दीलियां की गई है, जिनका असर हिंदुस्तान समेत 14 ममालिक पर पड़ेगा। नए कवानीन के तहत इन ममालिक के शहरियों के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल करने का फैसला सऊदी हुकाम की जानिब से लिया गया है, जिसकी तस्दीक मकामी इंतजामिया की जानिब से कर दी गई है। और बड़ी बात यह है कि अब वो सिर्फ सिंगल एंट्री वीजा हासिल कर सकेंगे जो हज 2025 के लिए जाएंगे। ये इकदाम गैर कानूनी हज को रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि मल्टीपल एंट्री वीजा रखने वाले कई अफराद बगैर इजाजत हज में शामिल हो जाते थे, जिसकी वजह से मक्का मदीना के अंदर शदीद किस्म की भीड़ पैदा होती थी। और सऊदी हुकाम के मुताबिक इस भीड़ पर काबू पाने और हुजाज इकराम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के मकसद से यह फैसला इंतहाई लाजमी था। सऊदी अरब की जानिब से वीजा पॉलिसी में की गई तब्दीलियों का असर 14 ममालिक पर पड़ेगा। इनमें हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मिस्र, अलजायर, मराकश, इथोपिया, इराक, उर्दन, नाइजीरिया, सूडान और ट्यूनिस के अलावा यमन शामिल है। इन ममालिक के शहरी अब सिर्फ सिंगल एंट्री वीजा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, जो 30 दिन के लिए कारामद होगा। और इसके बाद अगर 30 दिन के बाद भी आप सऊदी अरब में रहते हैं, वीजा एंट्री खत्म हो गई है, वो मल्टीपल वीजा वाला सिस्टम नहीं रहेगा, तो आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। मल्टीपल एंट्री वीजा पर पाबंदी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए आयद की गई है, ताहम हज, उम्रा, सिफारती और रिहायशी वीजों पर यह पाबंदी फिलहाल लागू नहीं होगी। ये फैसला सऊदी हुकाम ने लिया है और ये उनके मुताबिक कुछ अफराद मल्टीपल एंट्री वीजा के तहत आकर गैर कानूनी तौर पर हज में या कामकाज में मसरूफ हो जाते हैं, जिससे मुश्किलात बढ़ जाती हैं। हर बरस लाखों मुसलमान हज के लिए मक्का मुकर्रमा का रुख करते हैं। सऊदी हुकूमत ने हर मुल्क के लिए मुख्तलिफ और मखसूस हज कोटा मुकर्रर किया, ताहम कई अफराद बगैर इजाज़त हज में शामिल होकर निज़ाम में खलल डालते थे, जिससे मुश्किलात पड़ती थी। हर साल लाखों मुसलमान जब जाते हैं, तो ऐसे में गुज़श्ता साल भी शदीद गर्मी के बायस 1200 से ज़ायद हुजाज इकराम शहीद हुए थे, जिनमें से बेशतर गैर मजाज ज़ायरीन थे। सऊदी हुकाम को शदीद तनकीद का भी सामना करना पड़ा था। इसके बाद हुकूमत ने इस साल के हज में सख्त इकदाम करने का फैसला किया और सऊदी हुकूमत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा की मुअत्तली आर्जी है, ताहम ये कब तक जारी रहेगी इस बारे में कोई हतमी ऐलान नहीं हुआ है। और ये इकदाम हज के दौरान भीड़ कम करने के मकसद से और हुजाज इकराम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए किया गया है, ताकि तमाम ज़ायरीन सऊदी हुकूमत की जानिब से गर्मी से बचाव की तैयारियों से मुस्तफ़ीद हो सके और किसी भी तरीके से मुश्किलात पेश ना आए। यह फैसला इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि गुज़श्ता बरस काफ़ी जानी नुकसान उठाना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की सबसे पहले बात और उसके बाद जम्मू कश्मीर की। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया की मदद से वो सर्विस दोबारा से शुरू कर दी गई है जो 2 खित्तों के अवाम को राहत खास तौर से सरमा के दौरान पहुंचाती है। श्रीनगर और करगिल के दरमियान कोरियर सर्विस शुरू कर दी गई है। आज 24 मुसाफिरों को एयरलिफ्ट किया गया। भारतीय फ़िज़ाइया ने सर्विस का आगाज़ गुज़श्ता बरसों किया था और करगिल हवाई अड्डे पर तमाम इंतज़ामात का मुआयना करने के बाद बाज़ाबिता तौर पर इन तमाम लोगों को जो मुख्तलिफ हिस्सों में दरमानदा थे, उनको अपने अपने इलाकों के लिए रवाना किया गया था। इंडियन एयरफोर्स या हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया कह लीजिए, आज करगिल से श्रीनगर के दरमियान AN32 करगिल कोरियर सर्विस शुरू हुई। ज़िला मजिस्ट्रेट करगिल के एक्स हैंडल पर भी इस पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा गया कि रवा मौसम के दौरान या सरमा के दौरान NA32 करगिल कोरियर सर्विस आज से सरकारी अहकामात के मुताबिक शुरू हो गई है। पहले ही दिन 24 मुसाफिरों को एयरलिफ्ट किया गया। उनके मुताबिक सर्विस के पहले दिन मुसाफिरों को करगिल से श्रीनगर, जबकि इतने ही मुसाफिरों को श्रीनगर से करगिल पहुंचाया गया। यहां पर यह भी याद दिलाते चलें कि करगिल कोरियर सर्विस करगिल, श्रीनगर और करगिल के अलावा जम्मू रूट्स पर भी मुंतखब दोनों दिनों में चलती है और श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर भारी बर्फबारी की वजह से दरमानदा मुसाफिरों को बहुत हद तक राहत इस सर्विस से पहुंचती है। दरियासना जिला मजिस्ट्रेट करगिल श्रीकांत बाला साहिब सूसे ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर
नितिन यादव ने करगिल हवाई अड्डे पर तमाम इंतजामात का मुआयना किया और तमाम मुतलका हुकाम को हिदायत दी कि वो करगिल कोरियर सर्विस के हमवार इंतजाम को यकीनी बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर वादी कश्मीर से। शुमाली कश्मीर में और जनूबी कश्मीर के अंदर इस साल आतिशबाजी के भयानक वाकयात या वारदातें अंजाम पाई हैं और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इन वाकयात में नुकसान हुआ है। अब से कुछ देर पहले इतला मौसूल हुई कि वस्ती कश्मीर के एक इलाके में नुकसान हुआ है। सोनमर्ग में आतिशबाजी का ये वाकया पेश आया और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस इलाके के अंदर हुआ है। मकामी लोग और फायर सर्विस की कमी पर जिन्होंने अफसोस का इजहार किया। सोनमर्ग के अंदर होने वाले नुकसान में माजी में भी बुरी तरह लोग मुतासिर हुए। आज फिर से यह अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। इंतजामिया से फौरी फायर सर्विस की फराहमी का मुतालबा किया जा रहा है। इस इलाके के अंदर इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया जा रहा है और खौफनाक आतिशबाजी से काफ़ी ज़्यादा नुकसान माजी करीब में हुआ है। एक होटल में हालिया दिनों में भड़कने वाली खौफनाक आग ने शदीद नुकसान पहुंचाया और आज भी इसी तरीके से सूरत हाल बनी हुई है। आग होटल से शुरू हुई, देखते ही देखते पूरे बाजार तक फैल गई, जिससे काफ़ी माली नुकसान हुआ और मकामी लोगों बिलखुसूस ताजरों के मुताबिक आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि अगर बरवक्त फायर सर्विस मौजूद होती तो शायद नुकसान कम से कम हो सकता था, मगर फायर सर्विस वक्त पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से आग मजीद फैल गई। इलाके के लोगों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गुज़श्ता 30 से 35 वर्षों से फायर सर्विसेज की सहूलत की मांग की जा रही है, मगर अभी तक इस पर कोई कदम मुतलका हुकूमतों, इदारों या जिम्मेदारान ने उठाया है। एक संगीन मसला बन गया है। ताजरों ने भी इंतजामिया से फिर से मुतालबा दोहराया कि फौरी तौर फायर सर्विस की सहूलत इलाके में फराहम की जाए ताकि आइंदा ऐसे किसी हादसे से बचा जाए। कश्मीर ब्यूरो सलीम वानी हमारे साथ हैं। सलीम, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो इंसिडेंट है कि एक होटल से आग लगी और उसके बाद पूरे बाजार ने या एक बड़े इलाके को आग ने लपेट में लिया है, क्या ये सूरत हाल असर बनी? कहाँ से आग कैसे शुरू हुई और नुकसान का क्या तखमीना अभी तक लग पाया है? देखो आसिफ, आज 6 बजे के करीब जो सोनमर्ग मार्केट है, आज पहला जो साल था, विंटर था, सोनमर्ग के ट्रेडर्स चाहे होटलर्स, इन्होंने यही मतलब एक टाइप का खुश का इस साल का ये लिया था कि इस बार सोनमर्ग में विंटर में खुला रहा। लेकिन सितमजरी ये है कि आज 6 बजे जब इस होटल में अचानक आग नमूदार हुई, पहले आग का जो रुख था वो बहुत ही कम था, लेकिन जब से जो ही, क्योंकि आपको पता है कि जो होटलर्स है या कश्मीर आर्ट्स के जो सोनमर्ग में जो दुकानदार है उनके अंदर काफी सारा सामान होता है, जैसे कश्मीर आर्ट्स के चीजें हैं, शॉल्स होते हैं, बाकी सारी चीजें होते हैं, या गैस सिलेंडर्स होते हैं, काफी सारे होटलर्स जो मार्केट में होते हैं। वही कारण है जो ही ये आग फैल गई, क्योंकि जो फायर सर्विस एंड इमरजेंसी व्हीकल है जो गुंड से उसको जाना था, जो कल तकरीबन 32 किलोमीटर्स वहां से जाना और हिली एरिया है। यही कारण है कि 30 साल से जो ट्रेडर्स बॉडी सोनमर्ग, होटलियर्स एसोसिएशन सोनमर्ग, लगातार 3 सीएम जो चीफ मिनिस्टर आज तक रहे हैं, 4 सीएम, उनके मेमोरेंडम दिए गए थे। उसके बाद गांधरबल में आज तक 7 डिप्टी कमिश्नर चेंज हुए। पिछले 3 सालों में 3 बार ट्रेडर्स बॉडी वहां पे, क्योंकि लास्ट ईयर में भी सोनमर्ग में इंसिडेंट हुआ था, एक आग वारदात हुआ जिसमें बड़ा एक होटलर उसको नुकसान हुआ था। लेकिन आज जो मार्केट पूरी तरह से इस आग में लपेट ले गए, तकरीबन 10 से 15 होटल खाक में मिल गए और करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ है। और पहला जो सेशन था इस बार 2024-25 जिसमें सोनमर्ग को खुला रखा गया था, लेकिन जो होटलियर्स वहां पे है उनके बेचारों को वो किसी के लाए, मतलब इंसान, उनको इतना नुकसान हुआ है कि वहां पे इंसान को देखना भी अब ये नहीं तरस आता है उनपे, क्योंकि जब अगर 1.5 घंटे के बाद वहां पे फायर सर्विस एंड इमरजेंसी व्हीकल पहुंची, फर्स्ट जो सेकंड जो कंगन से निकल गई, उसके बाद 55 किलोमीटर उसको सफर करना था। आप देखिए
कि गुलमर्ग, पहलगाम, बाकी सारे जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स है वहां पे किस तरह फायर एंड इमरजेंसी व्हीकल है। इतना बड़ा इलाका, गेटवे ऑफ लद्दाख, अमरनाथ ये है, उस टाइम भी वहां पे फायर सर्विस का यहाँ पे रहना जरूरी होता है। लेकिन काफी देर से, काफी उर्से से वहां की ट्रेडर्स बॉडी ने मार्केट बंद किया, बाकी चीजें किए, लेकिन आज तक किसी को टस से मस नहीं हुआ। पिछले 3 साल से 3 बार मेमोरेंडम दिए गए हैं, बुलाक दिवस हुए हैं, पब्लिक दरबार हुए हैं, इसीलिए कोई आउटपुट नहीं निकला है। और यही कारण है कि आज लोगों ने कैटेगरली ये कहा है कि आज की जो आग के जिम्मेदार है वो हमारे अफसरान है और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है। इसी तरह की आज कितना नुकसान है वो कहना अभी मुश्किल है। थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है अभी आग में, क्योंकि अब जो कंगन वाली गाड़ी है वो 8 बजे के करीब, 8:30 के करीब वहां पे पहुंची है, तो अभी आग पे कंट्रोल पाया गया है। लेकिन ये भी बताइएगा कि आग पर क्या काबू मुकम्मल तौर पर पाया जा सका है, खतरा कम हुआ है? बिल्कुल आसिफ, आग जो थी, क्योंकि मेन मार्केट था, जो मेन मार्केट सबसे पुराना मार्केट है होटलर्स का जो सोनमर्ग में है, वो उसमें से बचा भी क्या है, अब कंट्रोल या ना कंट्रोल उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जितना नुकसान आग को करना था उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। कोई भी होटलर जो सोनमर्ग में है जिसको इफेक्ट नहीं हुआ है। बहुत सारे बेचारे जो ऐसे हैं जिनका साजो सामान पूरी तरह से खाक में मिल गया है, जला पूरी तरह से, और काफी सारा नुकसान है, करोड़ों रुपया का नुकसान है। लेकिन अब सितमजरी ये है कि अब ये तीसरी बार इस मार्केट को, आज तक पिछले 15 साल में तीसरी बार ये भयानक आग थी कि मार्केट पूरी तरह से खाक में मिल गया। लेकिन शायद ही क्या कहेंगे कि जो माजी के यहाँ के हुक्मरान थे या बाकी सारे थे, उनको अब ये सबक सीखना है कि अब हमें ग्राउंड लेवल पे कुछ करना है। लेकिन यहाँ पे जरूर इन होटलर्स को, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को चाहिए फिल 4 इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, फिलखुसूस टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करें तो पूरी तरह से उन्होंने इग्नोर किया है सोनमर्ग को। कोई भी वहां पे फैसिलिटीज नहीं होती है। हालांकि सोनमर्ग एक अच्छी खासी टूरिस्ट रिजॉर्ट है, अगर इसको बेहतर से बेहतर वहां पे फैसिलिटीज रखे तो एक साल के नहीं, पूरे कश्मीर में देखा जाए तो पूरी खूबसूरत वादी है सोनमर्ग रिजॉर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी। तस्वीरें आपके सामने सोनमर्ग की, जहां पर आतिशबाजी के भयानक वाकये ने नुकसान पहुंचाया है, नाराजगी काफी ज्यादा है, और वो हो भी क्यों ना, कई बरसों से इस तरह की वारदातें हुई और माजी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के बावजूद भी फायर स्टेशन या अमला इलाके के अंदर कायम ना करना एक बड़ी मुसीबत बन गई है। वक्त गुजरने के साथ साथ ताजिर हों या कारोबारी कह लीजिए, व्यवसायिक हों, वो तमाम लोग नुकसान उठा रहे हैं, मगर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर बडगाम के अंदर भी आतिशबाजी का एक वाक़या पेश आया, नारकरा इलाके के अंदर, जहां आग लगने की इतलात मौसूल हुई और खबरों के मुताबिक मवेशियों के लिए रखा गया चारा जलकर राख हुआ है। मौसूला इतलात के मुताबिक आग बुझाने के लिए महकमा फायर एंड इमरजेंसी का अमला मौके पर पहुंच गया था, जिसने कोशिश की और आग पर काबू पाया। और अच्छी बात यह थी कि किसी तरह का नुकसान जानी तौर यहां पर नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, बात अब दारुल हुकूमत दिल्ली के, जहां पर भारतीय जनता पार्टी दारुल हुकूमत दिल्ली में हुकूमत बनाने जा रही है। रास्ता इसके लिए साफ हो चुका है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2025 में आम आदमी पार्टी मुसलसल चौथी बार दिल्ली में राज करना चाह रही थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। न सिर्फ दिल्ली में इक्तदार आम आदमी पार्टी ने खो दिया, बल्कि इसकी मजबूत उम्मीदवारों को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पार्टी के कन्वीनर या सरबराह और दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी हार गए, साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया भी हार गए, साबिक वज़ीर सत्येंद्र जैन भी हार गए, और अहम चेहरे जिनमें सौरभ भारद्वाज भी शामिल थे शिकस्त खा गए। रमेश भिदूड़ी जैसे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान भी इस इंतखाबात में या इन इलेक्शंस में नहीं जीत सके। इधर भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि जश्न में इस वक्त भी अलग अलग मकामात पर डूबी है, वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म मोदी की गारंटी और ब्रांड मोदी, शायद इस चीज़ ने बहुत हद तक असर डाला और झूठे वादे अरविंद केजरीवाल को ले डूबे। कांग्रेस भी खाता खोलने में कामयाब नहीं हुई, लगातार तीसरी बार सिफर के साथ आगे बढ़ी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंतखाबी रैलियों के दौरान कई बार कह चुके हैं कि पार्टी की तरफ से जारी करदा संकल्प पत्र या इंतखाबी मंशूर मोदी की असल गारंटी है। मरकज में बीजेपी हुकूमत और दिल्ली में पार्टी की हुकूमत को डबल इंजन वाली हुकूमत करार दिया गया और इंतखाबी मुहिम के दौरान काम में तेजी लाने की बात
जोरों शोरों से की गई। वज़ीर आज़म मोदी ने आपसे कुछ देर पहले विक्ट्री स्पीच भी की, जिसके आप साथ साथ तस्वीरें भी देखेंगे, झलक देखेंगे, और जबरदस्त तरीके से उनका इस्तकबाल पार्टी दफ्तर में हुआ। बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट, जिसके तहत बूथ लेवल वर्कर से लेकर पार्टी लीडर तक सभी को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी गई, और यह पहला इलेक्शन था जिसमें खुद वज़ीर आज़म ने बूथ वर्कर्स से बातचीत की, उनकी हौसला अफजाई की थी। तस्वीरें जरा वज़ीर आज़म मोदी की भी दिखाइएगा। अपने काडर वोटरों के अलावा बीजेपी हर वोटर उनके घरों से निकालने में कामयाब रही, और इस बार उम्मीद खुद घर घर जाकर वोटरों को वोटिंग स्लिप्स और उनके घरों तक पहुंचाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीरें भी साथ साथ दिखाइएगा जरा, ताकि पता चल सके जब विक्ट्री स्पीच हो रही थी तो बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ बता रही थी। साथ में तस्वीरें आप देखेंगे, ये जश्न की तस्वीरें अलग अलग मकामात की और खासतौर से दिल्ली की। पार्टी के रहनुमा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से पार्टी के मंशूर में किए गए ऐलानात को सही तरीके से वोटरों तक पहुंचाने में कामयाब भी रहे, जिसमें अवामी बहबूद के तमाम स्कीमों को जारी रखने की बात कही गई थी। बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में आप जानते हैं कि संघ का किरदार भी अहम था। तंजीम की जबरदस्त हिमायत की गई, और ये भी एक बड़ा उनसर था कि जो बीजेपी के हक में गया, बहुत हद तक लहर उनके हक में काम कर गई। मुख्तलिफ अवामिल को जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि अवाम के दरमियान जाना इंतखाबी मंशूर के जरिए नहीं, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर करारदाद के जरिए उनके एतमाद हासिल करने की कोशिश जो बीजेपी की दी थी, वो सूदमंद साबित हुई। आम आदमी पार्टी की बदनवानी से शुरू हुई बीजेपी के हमले ने बड़ा धचका आपको दिया, और दिल्ली शराब घोटाला हो, अरविंद केजरीवाल की सरकारी रिहाइश का शीश महल वाला मामला हो, करोड़ों रुपए की गैरकानूनी तामीरात और खूबसूरती का मामला इन इंतखाबात में छाया रहा, और इस मामले को बढ़ते देखकर पार्टी की हिकमत अमली के तहत की गई तशहीर कारआमद साबित जो है वो करार दिया गया। दिल्ली मुल्क की चूंकि दारुल हुकूमत है, लेकिन बीजेपी के सरकर्दा रहनुमाओं ने गुज़श्ता बरसों में इसकी हालत जार पर सख्त तबसरे किए। वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि वो दिल्ली की एक जदीद शहर तो बनाना चाहते थे, बीजेपी ही ऐसा कर सकते, और ये बयान भी वोटरों का एतमाद हासिल करने में कामयाब रहा। जमुना की हालत जार और दिल्ली में आलूदगी का मसला जो मुसलसल मुश्किलात का सबब हुकूमतों के लिए बना, सर फहरिस्त रहा। पार्टी की जानिब से वोटरों से इन दिनों इन इश्यूज़ पर वोट डालने की अपील कारगर साबित हुई। ये भी उन अवामिल में शामिल है जो सूदमंद साबित हुआ। और यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ केजरीवाल को डुबोने का चैलेंज, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का जमुना का पानी पीना, हालांकि उनकी वीडियो भी वायरल हुई तो सवालात उठे। पानी में जहर घोलने के आम आदमी पार्टी के दावे को बेनकाब करना और इसी सिलसिले का या कैंपेनिंग का एक हिस्सा था। लेकिन इस दरमियान सूरत हाल ऐसी बनी कि आज जब अरविंद केजरीवाल हारे तो उन्होंने अपनी शिकस्त भी तस्लीम की। ये तो एक तरफ की बात थी जो आपके सामने हमने रखी है, लेकिन यहाँ पर यह भी आपको दिखाते चलें कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात में जब आम आदमी पार्टी की शिकस्त हुई तो जाहिर सी बात है किसी न किसी को गलती का एतराफ़ करना था। साबिक वज़ीर आला और नेशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सामने आए और शिकस्त तस्लीम की। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं, और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इधर विक्ट्री स्पीच में वज़ीर आज़म ने दिल्ली में कहा कि नई हुकूमत असेंबली सेशन के आगाज में ही सीएजी की रिपोर्ट पेश करेगी। दिल्ली में हुए घोटालों की तहकीकात शुरू करने की तरफ उन्होंने इशारा किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि गुरूर और तकब्बुर की भी ये शिकस्त हुई है। आम आदमी पार्टी ने जो कुछ कहा वो नहीं किया, और अवाम ने आज घर का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली का जनादेश स्पष्ट है। आज दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है। आज आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची। लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अब तक, मैं हूं आसिफ रशीद। जहां पर दिल्ली चुनाव या इंतखाबात की बात हो रही थी, नताइज कांग्रेस के हक में भी नहीं आए और इसका असर दीगर रियासतों पर भी देखा जा सकता है। ये ऐसा पहला मौका नहीं है, इससे कबल भी कांग्रेस सिफर से आगे बढ़ ही नहीं सकी है, चाहे वो लोकसभा हो या असेंबली इंतखाबात। आज रद्दअमल जब आया तो जम्मू कश्मीर में भी पार्टी मायूस नजर आई। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने भी दिल्ली असेंबली इंतखाबात में पार्टी की नाकस कारकर्दगी पर अफसोस का इजहार जरूर किया, लेकिन आम आदमी पार्टी की शिकस्त को दिल्ली हुकूमत के खिलाफ पैदा होने वाले शदीद अवामी गमो गुस्से का नतीजा भी करार दिया। एक बात साबित हो जाती है कि कांग्रेस के बगैर जो गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस के बगैर किसी का भी आगे चलना जो है वो मुश्किल है। दूसरा, जहाँ तक आज के रिजल्ट्स का ताल्लुक है, वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा था, विच इज़ सब्सटेंशिएटेड और एंडोर्स्ड बाय इवन केजरीवाल्स डिफीट, तो वो ये था कि सारा ब्रंट जो था वो केजरीवाल के ऊपर था। और केजरीवाल ने जो एक पहल की कि मैं अकेला ही लड़ूंगा, इट वाज हिज डिसीजन के अलायंस मैं नहीं करूंगा, अदरवाइज ही वाज पार्ट ऑफ द अलायंस, ही शुड। असेंबली इंतखाबात दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की भारी अक्सरियत के साथ फतेहाबी पर, जहां दारुल हुकूमत दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में आज होली और दिवाली जैसी मनाजिर नजर आए, वहीं जम्मू में भी भारतीय जनता पार्टी कारकुनान शहर में जश्न मनाते दिखाई दिए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा के मुताबिक जिन लीडरों ने इक्तदार में रहते हुए लूट खसूट की थी, उनको शिकस्त का सामना करना ही था और वही हुआ। अवाम ने साबित कर दिया कि दिल्ली में एक अवाम दोस्त और बदनवानी मुखालिफ सरकार चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने आज जब नताइज का ऐलान किया तो 48 भारतीय जनता पार्टी और 22 सीटें आम आदमी पार्टी जीती। भारतीय जनता पार्टी के मुतद्दिद अरकान असेंबली जम्मू में पार्टी दफ्तर में जमा हुए और जश्न में मशगूल नजर आए। पार्टी लीडर शगुन परिहार और जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी ने भी मुसरत का इजहार इस खास मौके पर किया। जी, मैं यही कहूँगी कि 27 साल का ये जो हम पीछे पिछड़ गए हैं उसे हमने आगे लाना है, क्योंकि जो हमारी राजधानी है वो राजधानी ना होकर कूड़ा दानी बना दी है इन 27 सालों ने। तो हम कोशिश करेंगे, जिस तरह गुजरात विकास के मॉडल के तौर पे जाना जाता है, हम दिल्ली पे भी वही लागू करके दिल्ली को विकास की धारा के साथ जोड़ने की कोशिश, क्योंकि गुजरात में लोगों ने बीजेपी विश्वास किया था तो गुजरात विकास के मॉडल के तौर पर जाना जाता है। उसी तरह यूपी पे विश्वास किया था, तो आज आप देख ही रहे हैं यूपी में कितनी डेवलपमेंट है। तो उसी तरह जहाँ पे भी भाजपा आई है तो वहाँ के कार्यकर्ता होते हैं, ग्राउंड जीरो के हमारे कार्यकर्ता होते हैं, डे नाइट काम करते हैं, ये उनकी मेहनत है और दिल्ली के लोगों का एक एतबार है, एक विश्वास है जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की नीतियाँ, उनकी सोच, देश को लेके काम करने का तरीका, और जिस तरह से 2014 के बाद देश को एक नई सोच और एक नई गति दी गई, देश का जो कद पूरी दुनिया में बढ़ा है, उस चीज़ को लोगों ने देखते हुए एक फैसला लिया 5 फरवरी को और भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट डाला। असेंबली इंतखाबात दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई और जैसे ही भारी अक्सरियत के साथ पार्टी फतेहयाब हो रही है तो दिल्ली के अलावा जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात और जश्न के मनाजिर सामने आना शुरू हुए थे। तस्वीरें श्रीनगर की, जहां पर आज दिवाली जैसे और होली जैसे मनाजिर देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कारकुनान शहर श्रीनगर में पार्टी दफ्तर के बाहर और मुलक्का हिस्सों के अंदर जश्न मनाते दिखाई दिए। पार्टी कारकुनान ने शहर की सड़कों पर निकलकर आतिशबाजी की और जीत का जश्न मनाया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा अशोक कौल ने दिल्ली जीत को आवाम और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों की फतेह करार दिया। दिल्ली की जीत जो हुई है ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। आप देख रहे हैं कि पिछले चुनावों में, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हरियाणा में तो हम बहुत भारी बहुमत से जीते हैं। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिली है, ये बहुत बड़ी जीत है। उसके बाद महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बहुत बड़ी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती, कांग्रेस वहाँ भी कहीं नज़र नहीं आई। और आज दिल्ली में जो चुनाव हुआ है, दिल्ली हमारी राजधानी है और दिल्ली में पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी बाहर थी। पिछले 15 वर्षों से पहले कांग्रेस रही
और फिर 10 साल से केजरीवाल ने जो तमाशा किया उस समय अन्ना हजारे के इधर खिते पीर पंचाल और चिनाब वादी में भी भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाया। अजहर मनास बीजेपी मंडल सदर सुरनकोट और संजय केसर की निगरानी में बीजेपी यूनिट सुरनकोट व बड़ी तादाद में कारकुनान ने राजधानी दिल्ली के अंदर होने वाली जीत का जश्न मनाया। 27 साल के तवील अरसे के बाद बीजेपी वापस इक्तदार में आई है और एक बड़े फर्क से वाज़ेह बरतरी मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हासिल करने के बाद अरकान असेंबली चुने गए। 48 सीटें जीतने का जश्न सुरनकोट, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, श्रीनगर, जम्मू और दीगर हिस्सों के अंदर भी इस वक्त भी मनाया जा रहा है। इस जीत के मौका पर मैं अपने तमाम दिल्ली वासियों को दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और मोदी जी को बिलखुसूस भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी है, जेपी नड्डा जी है, होम मिनिस्टर साहब है और भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो स्टेट की इकाई है सत्य शर्मा जी और हमारे जिला अध्यक्ष गुरदीप सिंह खालसा जी को दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आज दिल जीत लिया है और हमारी राजधानी का दिल जीतने वाली बीजेपी पार्टी है जिसने कि डेवलपमेंट पर विश्वास किया और हमारे जितने भी दिल्ली के लोग थे उन्होंने सब चीज को छोड़कर डेवलपमेंट को देखा कि जिस तरीके से मोदी साहब डेवलपमेंट करवा रहे हैं और यही हमारी जीत है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा रहनुमा और रुकने असेंबली हवेली पुंछ एजाज अहमद जान ने आज सरहदी इलाका खड़ी करमाड़ा का दौरा किया और तफसीली दौरे के दौरान उनने क्रिकेट टूर्नामेंट का न सिर्फ इफ्तिताह किया बल्कि मकामी नौजवानों के लिए एक जदीद और मयारी खेल के मैदान की तामीर का भी मौके पर ही ऐलान किया। इस मौके पर मकामी लोगों बिलखुसूस नौजवानों ने रुकने असेंबली एजाज जान का इजहार तशक्कुर किया और खेलों के फरोग के लिए हुकूमती इकदामात की सताइश की गई। उनके मुताबिक नौजवानों के लिए एक मयारी खेल के मैदान की तामीर इलाके की तरक्की में एक मस्बत और कलीदी किरदार अदा करेगा, नई नस्ल को सेहतमंद सरगर्मियों में शामिल करने में मददगार होगा। जबकि तकरीब के बाद मकामी लोगों ने मसाइल भी सुने और लोगों की जानिब से कसीर तादाद में शिरकत कर इलाके में अवाम को दरपेश चैलेंजेस या मसाइल और मुतालबात जो एजाज जान के जरिए हुकूमत या मुतलकीन के नोटिस में लाए गए आज गुफ्तो शनीद हुई। अवाम ने खास तौर पर बिजली, सड़क, सेहत, तालीम, पीने के साफ पानी की फराहमी जैसे बुनियादी मामलात को रुकने असेंबली के सामने रखा, जिस पर उनने यकीन दिलाया कि बिजली से सड़क और तालीम से सेहत जैसे मामलात पर संजीदगी से न सिर्फ गुफ्तो शनीद होगी बल्कि अमली तौर इन दूर अफ्तादा इलाकों में काम किया जाएगा। 100 पोल भी लगेगा, 200 पोल भी लगेगा, मैं आपको पोल देता हूं। आपके इस डिंगला में किसी भी वार्ड में कोई भी बिजली जो का तार है वो दरख्त पे इंशाल्लाह नहीं लगेगी, इसके बाद पोल के ऊपर ही लगेगी। और जो आपके ट्रांसफार्मर है जहां बार बार ट्रांसफार्मर जलता है वो मैं आपसे गुजारिश करूंगा वो जगह आइडेंटिफाई करके मुझे बताइए जहां बार बार ट्रांसफार्मर चलता है। वहां अगर 25 kV का ट्रांसफार्मर लगा है वहां हम 63 kV का ट्रांसफार्मर लगाएंगे ताकि बार बार आपके ट्रांसफार्मर ना बदलने पड़े। बहुत सी स्कीमें हैं उसके तहत काम करेंगे, लेकिन मैं असूली बात करता हूँ। असूल की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। जहाँ पे आपको जायज सड़क होगी मैं आपको कह रहा हूँ आपकी सड़क मैं पहुँचाऊँगा, आपको कोई किसी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपकी सड़क सिर्फ यह है कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे आपने कल ऑर्डर पढ़ा ना आपने, कल उन्होंने उस ऑर्डर में लिखा है कि जनाब MLA की जो रिकमेंडेशन है उस पर काम करना है। तो असा ने 100 दिन ज़ाया किते नहीं ना, हमने तो नहीं होने दिया ज़ाया, लेकिन जो नए MLA बन के आए थे, जो पहली बार MLA बने, जिनको नहीं पता था उनका तो ज़ाया किया इन्होंने 100 दिन, जिनका हमें बहुत अरसा से हमारी पंचायत के लोगों ने। सब डिवीजन इंतजामिया सुरनकोट के खिलाफ पुंछ में एहतजाज के तौर पर DDC रुकन सुरनकोट एडवोकेट सोहेल मलिक ने अवाम के साथ यकजहती का मुजाहरा करते हुए मुजाहरा कर नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजियों ने सुरनकोट में हकाम की नाकस कारकर्दगी
महकमा PWD पर मुबैना बदलवानी के साथ साथ मुख्तलिफ सड़कों बिलखुसूस अप्रोच रोड्स जिनमें फजलाबाद सड़क, पमरूड सड़क, चिड़िया ढंडीरा सड़क और जल शक्ति में महकमे की बदतरीन कारकर्दगी के खिलाफ सड़क बंद कर मुजाहिरा किया गया। एहतजाजियों ने नाकस मनसूबाबंदी पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि महकमों में मुबैना तौर पर बदलवानी और एहतसाब की कमी निज़ाम को बुरी तरह मुतासर कर रहा है। एहतजाजियों ने मुख्तलिफ मसाइल पर बरवक्त कार्रवाई करने की हुकाम से मुतालबे भी रखे और अदम इत्मीनान के एहसास को ख़त्म किया जाए, इस बात को यकीनी बनाने पर हुकाम पर जोर दिया गया। Take a point as per me along with SDM साहब and all the prominent citizens of सुरनकोट हैं विलेज फजलाबाद के। हमने आज सर को इसलिए यहाँ पर जहमत दी है कि ये देखें यहाँ पर कम से कम इस रोड को पिछले 6 महीने से ये जो इसकी अबतर हालत है और पिछले 1-2 साल से इस पर कोई काम नहीं हुआ। लास्ट टाइम हमने कहीं से 30 लाख रुपए मैनेज किए थे जो DC यासीन साहब थे और चीफ इंजीनियर साहब से मिलकर, वो वहां तक काम हुआ पहले 600 मीटर, उसके अगले जो 500 मीटर है इसकी अबतर हालत है। मैंने आज साहब को इसीलिए यहाँ पर इनविटेशन दिया है, इसलिए यहाँ इनको जहमत करवाई है कि ये एक तो 20 लाख रुपए का टेंडर इस एरिया का है, तो ये कम से कम डिपार्टमेंट को कम से कम खड्डे भरने चाहिए इस एरिया के, कम से कम यहाँ थे हम। ये जैसा कि सोहेल साहब ने बताया, ये जो 4-5 रोडों का इन्होंने जिक्र किया है, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जहाँ पे हम खड़े हैं यही 0 पॉइंट है जो मिर्ज़ा मोड़ से लेके तो फजलाबाद ब्रिज तक। तो वाकई इसकी कंडीशन जो है इसमें ज़रूरत है इसको ठीक करने की, और मैंने पहले जैसे बता दिया इस पे आज ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जो इसमें ये खड्डे हैं या जो हम नाली इसकी निकाल सकते हैं वो करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि कल पुंछ मेंढर में रियासती सतह के बैनुल अज़ला कबड्डी टूर्नामेंट का आज दूसरा दिन था, जिसमें मर्द व ख़वातीन दोनों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और ये इवेंट भारत में कबड्डी के खेल की बढ़ती हुई मकबूलियत को जाहिर करता है। खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने के लिए भी एक बेहतरीन मौका फराहम किया जा रहा है। पुलिस, सिविल इंतजामिया और इसके अलावा फौज भी कई मरतबा इस तरह के टूर्नामेंट्स कराकर मकामी नौजवानों को मंशियात से न सिर्फ दूर रहने का पैगाम देती है, बल्कि एक मस्बत सोच और पेशरफ्त के तहत मुआशरे को आगे ले जाकर कलीदी किरदार अदा किया जाए, इस हवाले से भी बच्चियों और बच्चों दोनों के लिए मुश्तरका टूर्नामेंट होते हैं। यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा, और हम कश्मीर से आए हैं यहाँ पे। ट्रैवलिंग खास तो नहीं रही, लेकिन हाँ यहाँ बहुत मज़ा आया। यहाँ का इंतज़ाम भी बहुत ज़बरदस्त था और हमने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है यहाँ पे। हम लड़कियां हैं तो पहले मैं यही बताऊंगी कि घर वाले हमें नहीं छोड़ देते हैं यहाँ अकेले। पहले हम उनको मैसेज देना चाहते हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं, क्योंकि उनको घर वालों में घर की प्रॉब्लम होती है, उस वजह से यहाँ तो नहीं आ सकते हैं। तो मैं सब पेरेंट से पहले मैसेज करूँगी कि हम सबको यहाँ आने दें। हम भी बॉयज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है अगर हमें जाने दे तो। क्लास 11 मैं गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर से हूँ, और यहाँ पे हमारा मैच था कबड्डी का और बहुत अच्छा हुआ। मतलब कि ऐसा टूर्नामेंट हमेशा मतलब बार बार होनी चाहिए। वो भी बहुत अच्छा खेलने वाली है, मैं बोल रही हूँ कि वो भी ऐसे ही खेलें, और मतलब हमारे टीचर भी हमें सपोर्ट करते हैं और उनके भी ऐसे ही करें और वो भी यहाँ पे आते जाते रहें। पहले आपका शुक्रिया मुझे पूछने के लिए। मेरा नाम तमन्ना सरफराज है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, और आज हम काफ़ी खुश हैं। बहुत अरसे के बाद यहाँ पे एक यूटी लेवल जो इवेंट है यहाँ करवाया जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी बैकवर्ड एरिया है तो यहाँ पे मोस्टली कोई इवेंट होता नहीं है। लेकिन ये काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पे बशार सर और मीर आलम सर की वजह से यहाँ पे ये इवेंट करवा रहे हैं, तो हम काफ़ी खुश हैं कि लड़कियों को भी यहाँ पे बढ़ चढ़ के खेलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। ये कि आए यहाँ पे खेलें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि देखो यहाँ पे काफ़ी बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पे लड़कियों को वो मौका ही नहीं मिलता खेलने का कहीं भी। तो यहाँ पे इतने सालों के बाद ये इवेंट हो रहा है, तो यहाँ पे लड़कियों को मौका मिल रहा है बढ़ चढ़ के खेलने का। जिनको नहीं पता उन्हें पता चल रहा है कि कबड्डी में भी, क्योंकि लड़कियाँ खेलती नहीं है, कि कबड्डी लड़कियों की गेम नहीं है और निक्कर पहन के हम खेल नहीं सकते, तो उसकी वजह से यहाँ पे लड़कियों को काफ़ी अच्छा एक जो साइन मिल रहा है कि आके वो यहाँ पे देखती हैं, यहाँ पे लोग देख रहे हैं अपने छतों से, दुकानों से, घरों से, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लड़कियाँ भी यहाँ पे खेल रही हैं। जी, सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जो भी यहाँ पे मैच हुए मतलब बहुत अच्छे हैं। मतलब हमने भी जो पार्टिसिपेट किया, मैं तो चाहती हूँ कि हर एक पार्टिसिपेट करे, यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाए आके। जो मतलब मुस्लिम, मैं तो ज़्यादा कहती हूँ कि मुस्लिम जूनियर टीम जो वो बाहर निकले, अपना टैलेंट दिखाओ, और टैलेंट दिखाओगे आप आगे तक पहुँच सकते हो।
तो बस मैं यही चाहती हूँ कि अच्छा मैच हो और अच्छे हुए हमारे मैच, हमें फक्र है कि हम आगे। मैं कहती हूँ कि खुद को पॉजिटिव लेके चलो, हम खुद को सही लेके चलेंगे तो हमारे सही रहे हमेशा, बाकियों को हम साइड पे छोड़ के चलेंगे। बस मेरा यही पैगाम उनके लिए। आज हमारा दूसरा दिन है ये जो चल रहा है अभी मॉर्निंग सेशन में, ये गर्ल्स के मैच ही चल रहे हैं। अभी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमें हैं, मैच चल रहे हैं। अभी एक टीम रह गई है, कठुआ वाले सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं, तो जम्मू वाले पुलिस वाले भी सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं। बाकी अभी 2 मैच प्रोग्रेस है। तो मैन में अभी जो बहुत अच्छा मैच होने जा रहा है बारामूला और पुलिस का, तो उसमें एंजॉय करें, सभी लोग देखें। राजौरी के जोन थाना मंडी करयोट इलाके में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लोअर करयोट में असातिज़ा की कमी से 18 बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। मकामी लोगों ने इस हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ को बताया कि स्कूल में 2 रहबर तालीम असातिज़ा थे, जिनमें से एक खातून जो कि 6 माह के मेडिकल रुखसत पर गई, जबकि दूसरा उस्ताद जो कि मंगूटा हाई स्कूल मुंतकिल कर दिया गया। और मकामी शहरियों ने इस इकदाम पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मुतअद्दिद बार जोनल एजुकेशन ऑफिसर और चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी से इस मामले में मुदाखलत की अपील की गई, मगर ताहाल कोई कार्रवाई ना हुई, जिसके बाद मकामी लोग एहतजाज करने पर आज मजबूर हुए। जोनल एजुकेशन ऑफिसर थाना मंडी से बात करने पर उनने इस बात की तस्दीक की कि असातिज़ा की कमी है, मगर ताहाल मसला हल नहीं हो सका है। मीडिया हजरात का बहुत बड़ा मशकूर हूँ, जिन्होंने अपने बहुत कीमती वक्त निकाल कर हम लोअर करयोट में हाजिरी दी और यहाँ मौके की जान पहचान की। मैं एक्स हेडमास्टर यहीं का लोकल हूँ और बेसिकली ये स्कूल जो है हमने एक अपने डायरेक्टर जायदा मैम थी, उनसे मैंने लिया बड़ी मुश्किल से, फिर शबीर खान एमएलए से उनसे लिया, और यहाँ का किसी ने भी जगह देने के लिए कोई तैयार नहीं था। हमने 1 कनाल ज़मीन डोनेट की और बगैर लेन देन के की, और यहाँ इसी ज़मीन पर और इसी स्कूल पर हमने एक यहाँ लोकल टीचर लगाने की कोशिश की। वो हमारा लोकल टीचर भी था, और जो दूसरी लोकल फीमेल टीचर थी वो भी यहाँ से लोकल एडजस्ट हुई। और आरईटी पैलेंट में आज तक किसी को आरईटी टीचर को ना ट्रांसफर किया जाता है और ना ही किसी को सरप्लस किया जाता है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप मीडिया हजरात का, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारी यह बात सुनने के लिए आए। मैं साबका सरपंच मुमताज़ हुसैन करयोट से बात कर रहा हूँ। हमारा एक मिडिल स्कूल करयोट लोअर करयोट है, प्राइमरी स्कूल लोअर करयोट, जो कि 8 साल पहले बना हुआ है। हमारे एक भाई शहीद हो गए उनके नाम पे। यहाँ पे आरटी टीचर हमारे 2 थे, एक को 1.5 साल पहले यहाँ से ट्रांसफ़र करके सब्जेक्ट बेस पे दूसरे स्कूल में अटैच किया हुआ है। दूसरा जो टीचर हमारा एक बचा था इधर, उसने लीव रखी हुई है 6 महीने की। आज हमारे ये बच्चे, मासूम बच्चे जो बैठे हुए हैं, 40 बच्चों की तादाद थी पिछले साल, आज 17 या 18 बच्चे बच गए हैं यहाँ। अगर यहाँ टीचर नहीं होंगे तो ये बच्चे यहाँ, इन बच्चों को कौन माँ बाप स्कूल में छोड़ेगा एडमिशन के लिए। हमारी सिर्फ आपसे ये बात, आज इन बच्चों को कौन पढ़ा रहा है, कौन देख रेख कर रहा है? यहाँ पे 2 हेल्पर है हमारी स्कूल की, वही इन बच्चों को देख रही है, स्कूल को ओपन कर रही है और इनको बैठा रही है 1-2 घंटे के लिए। कोई देख रेख इन बच्चों की नहीं। इनको बात हुई, उन्होंने जेडीओ मैम को बोला कि अब जो टीचर यहाँ से आपने उठाया था उसको वापस भेज दो। जेडीओ मैम ने फ़ोन करके बोला टीचर को कि आप अपने स्कूल में चले जाओ। वहाँ के हेडमास्टर साहब ने बोला कि आप रिटर्न में जेडीओ मैम से लिखवा के लाओ, फिर मैं वापस करूँगा इसको। अगर उस टीचर का सब्जेक्ट बेस मैथ सब्जेक्ट ही नहीं है, उसको पहले यहाँ से सब्जेक्ट बेस पे कैसे उठाया, हमें महकमा ये चीज़ बताएगा। 1 साल से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारे साथ ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर राब्ता सड़क ना होना इस वक्त परेशानी का सबब है। दूर रफ्तादा इलाके जो अभी तक सड़क राब्ता मुहिम से चलने के बावजूद भी किसी भी तरीके से इन इलाकों में सड़क ना पहुंचना एक परेशानी है और एक कसीर आबादी महरूम है। इन्हीं इलाकों में छलगुंड कुपवाड़ा का इलाका भी शामिल है। साल 2024 के अप्रैल में जहां पर तूफानी सूरत हाल की वजह से या सैलाबी सूरत हाल ने इलाके की सड़क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, आज 1 बरस के करीब इस सड़क की मुरम्मत नहीं की गई। मकामी लोगों ने इस रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया, सड़क की जल्द से जल्द मुरम्मत की जाए। बसूरत दीगर बारिशें होंगी, इलाके के अंदर मकामी आबादी को ख़तरात लाहक हैं और बाद में एहतजाज करने पर लोग मजबूर होंगे। फिर से इंतज़ामिया को ख़बरदार किया गया। छलगुंड कुपवाड़ा के मुताबिक मज़कूरा महकमे को फौरी तौर हिदायत दी जानी चाहिए ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जाए
और फौरी तौर इस छोटे से पैच का नुकसान पूरे इलाके को न झेलना पड़े, इसके लिए इकदामात हों। अफसर आए, मुलजिम आए, मगर ओकुन दुत ध्यान कंस खुदायस नजदीक। रात किस बसो बीमार हेत कह हेत अत पे गो लाइट जालन, अत एम्बियर क्रॉस कर ओकुन कंस खुदायस नजदीक ध्यान गसान और ब्लॉकस पे तत दपान ब्लॉक अफसर दपान ये कूम गमज बंद, ये कह यह हुत पे अमिच कूम आरएमबी हज कूम, यह सोन कूम कह सोन दिमाग यह गुद बत अस वतन गरज बे कह अस खल वतन गरज रात किस दौड़ क्या ये लोग नार बम गाड़ आय अगर ये इसे पीवत द्रामज रोजन बोन करना चाहता हूँ कि इस साल जो मार्च में यहाँ से जो ये नाला जा रहा है ना, इससे ये पूरा निकल जाएगा। जो ये बच्चे हैं बुजुर्ग है वो कहाँ से जाएंगे, ये तो सोचना है ना। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात जानी चाहिए, ये जो रास्ता ये तुरंत बनना चाहिए, नहीं तो ये पूरी दुकानें जो है ना इस साल बाढ़ में बहने वाली है, ये पूरा एरिया यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर ये रोड पूरा निकला ना तो हमारी दूसरी कोई रास्ता नहीं है जहाँ से हम मतलब अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी या सामान वगैरह लाना है तो वो हम नहीं ला सकते, क्योंकि ये पूरा रोड निकल जाएगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन भी बंद हो जाएगी। यहाँ पे इनको लग रहा है कि इंसान रहते ही नहीं है। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा है। यही चाह रहा है कि ये रोड जल्दी से जल्दी से बहाल होना चाहिए। जो मार्च में आने वाली है दोबारा से बाढ़, इससे ये पूरा निकल जाएगा। ये दुकानें सारी इसी में बहने वाली है। गाँव को भी, हाँ पूरे गाँव को भी खतरा, ये पानी यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, गाँव को भी नुकसान हो सकता है। देखिए ये सारे हमारे रोड्स जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइडर रोड्स हैं। हमारे लगभग 10,000 लोग सुबह इस टाउन में जमा हो जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कुपवारा इन तहसील ओनली, जिसमें लोलाब, जिसमें पंजगाम, जिसमें हेलमतपोरा, जिसमें छलगुंड की एरिया के मुलाजिम आते हैं, ख़रीदार आते हैं, दुकानदार आते हैं। तो इट्स आवर प्राइमरी ड्यूटी टू मेंटेन एंड डेवलप ऑल द रोड्स एंड कीप देम इन अ गुड कंडीशन। आपने मेरी नोटिस में लाया तो अभी मैंने ऐसी RNB कुपवारा रामलाल जी से और जो है एग्जिन और डाउन द लाइन जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी नोटिस में लाया है, क्योंकि व्हेन एवर आई गेट एनी फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक, जैसे आपने बोला रिफ्लेक्टिव दिस रेडियम स्टिकर लगाना है तो हमने फ़ौरन रिएक्ट किया है। तो वी ओनली कम टू नो थ्रू मीडिया, थ्रू पब्लिक। ये शिकायत आज तक मेरे टेबल में नहीं आई है, लेकिन आज जो ही आपने बताया तो मैंने इसको टेकअप किया है। आज सैटरडे है, by Monday or Tuesday the team will be there to assess the loss, see the position and take corrective measures so that this road is maintained, because each and every road is very important for us। क्योंकि चलिए वक्त छोटे से ब्रेक का है। प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। मजीद खबरों, तज्जियों और तबसरों के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। अल्लाह ने के बाद।